अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं साइमा। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। इंतहाई खूबसूरत जगह पे आपको लेके जा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत वॉक और बहुत ही खूबसूरत वॉक के साथ इंतहाई काम की बातें आपके साथ करूँगी। लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, कनाडा लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, इस बात पे मैं इससे ज़्यादा एम्फेसिस नहीं कर सकती। मैंने अपनी हर वीडियो में बार बार इस चीज़ पे एम्फेसिस किया है कि कनाडा जितना खूबसूरत है उससे कहीं ज़्यादा इसका दिल खूबसूरत है। वो दिल खूबसूरत क्यों है? मैं कोई पहाड़ों की बात नहीं कर रही, ग्रीनरी की बात नहीं कर रही, मैं उन चीज़ों पे फोकस नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ ये एक मल्टी कल्चरल लैंड है। जब आप इर्द गिर्द यहाँ पे नज़र दौड़ाएंगे तो आपको सब चेहरे, सब लोग आपके जैसे ही दिखेंगे, क्योंकि वो भी आपके जैसे ही इमिग्रेंट हैं और किसी ना किसी दुनिया के हिस्से से यहाँ पे आए हुए हैं। और यही कनाडा की सबसे ज़्यादा खूबसूरती है कि ये एक मल्टी कल्चरल लैंड है, और एक मल्टी कल्चरल लैंड एक इंतहाई सपोर्टिव लैंड होती है। तो अब ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो है, इस लैंड में आपने अपनी अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढनी है, आप अपने बच्चों का कल का मुस्तकबिल यहाँ पे कैसे देखते हैं, आप अपना मुस्तकबिल कैसे देखते हैं, इस अपॉर्चुनिटीज़ की लैंड को, अपॉर्चुनिटी को आपने किस तरीके से अवेल करना है। वीडियो नहीं है ये, चलता फिरता पैकेज है ये वीडियो। मैं इस वीडियो में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगी कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएंगी कि आप इस लैंड तक पहुंच कैसे सकते हैं। और अपॉर्चुनिटीज़ की बात तो फिर यहाँ पे पहुंच के शुरू होती है ना, कि बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको मौके प्रोवाइड किए जाते हैं अपना फ्यूचर बनाने का, अपनी जनरेशन्स का फ्यूचर बनाने के लिए, और अपने प्यारों के साथ इंतहाई एक पुरसकून, एक इंतहाई पुरसकून और खूबसूरत फ़िज़ा में सांस लेने का आपको मौका मिलता है। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता तफसील की तरफ जाऊंगी कि आप कनाडा आ कैसे सकते हैं, या वो कौन से तरीके हैं जो इंतहाई आसान होते हैं। सबसे पहले तो मैं विज़िट वीज़ा से शुरू करूंगी। विज़िट वीज़ा कनाडा ने स्पेशली पाकिस्तान के लिए, अगर लोग पाकिस्तान से ये वीडियो देख रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए विज़िट वीज़ा की रिस्ट्रिक्शंस जो थी ना, उनको बहुत आसान कर दिया गया। 6 महीने, 8 महीने, बाज़ औक़ात साल से ऊपर भी लग जाता था विज़िट वीज़ा लेते लेते। एक ऐसा वीज़ा जिसका आप वेट करते हैं, आप यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वो वीज़ा ना बहुत ज़्यादा, मतलब वो वीज़ा वर्थ नहीं है। आप उस वीज़ा पे यहाँ पे काम नहीं कर सकते, आप उस वीज़ा पे जो है, मतलब कोई भी चीज़ है ना, वो हर चीज़ आपके सोशल इंश्योरेंस नंबर और आपका जो लिविंग स्टेटस है ना यहाँ, उसके साथ अटैच होती है। विज़िट एक विज़िटर होता है। आप यहाँ पे कोई लीज साइन नहीं कर सकते, आप यहाँ पे घर किराए पे नहीं ले सकते, आप वो सारी चीज़ें यहाँ पे विज़िट वीज़े पे आम तौर पे नहीं कर सकते। वो एक अलग स्टोरी है कि आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आपने आके जॉब फाइंड करने की कोशिश की, आपकी लक हो गई, आपको जॉब मिल गई और आपका विज़िट जो स्टेटस है वो वर्क परमिट में कन्वर्ट हो गया। या फिर आप यहाँ पे विज़िट वीज़ा पे आए हैं, आपको किसी जगह एडमिशन मिल गया है और आप स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट हो गए। अच्छा जी, अब ये जो आपकी मैं ब्रांचेस की बात कर रही हूँ ना, आप इसमें कन्वर्ट हो गए, इसमें कन्वर्ट हो गए, अब अपॉर्चुनिटीज़ खुलने का टाइम आया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी स्टूडेंट वीज़ा की। विज़िट वीज़ा एक इंतहाई वीज़ा है, लेकिन बहुत सारी उसमें लिमिटेशंस हैं। आप घूमने फिरने आ सकते हो, आप वो सब कर सकते हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा उसमें ना आप जॉब कर सकते हो, आप बहुत ज़्यादा एक बॉक्स में बंद होके रह जाते हो अपने वीज़ा स्टेटस की वजह से। अब बात करते हैं जी स्टूडेंट वीज़ा की। स्टूडेंट वीज़ा एक आसान वीज़ा है और आपको बहुत सारे राइट्स दिलाता है, आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर हो जाता है, आपको जॉब मिलने में आसानी हो जाती है, आपके वीज़ा का जो कन्वर्ट होने का सीन है ओपन वर्क परमिट में, वो सारे ग्रेजुएट, आप जैसे ही ग्रेजुएट करते हैं वो सारी चीज़ें आपके लिए जो है ना स्टूडेंट वीज़ा पे इंतहाई आसान हो जाती हैं, ठीक है। अब आते हैं जी स्टूडेंट वीज़ा कहाँ से शुरुआत करें। ये जो पहली किसी भी चीज़ की एक ईंट रखनी है ना, फाउंडेशन है, वही सबसे मुश्किल काम है। हाँ जी, तो शुरुआत जो होती है ना वो हमेशा ही मुश्किल होती है, पहला स्टेप ही मुश्किल होता है, उसके बाद जो है ना वो रास्ते खुलते जाते हैं। तो स्टूडेंट वीज़ा कहने को तो
स्टूडेंट वीज़ा है, लेकिन स्टूडेंट वीज़ा कोई एक चीज़ नहीं है, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी चीज़ें। अब ये ना सोचिएगा कि ये वीडियो सिर्फ छोटे बच्चों के लिए, यंग बच्चों के लिए हैं जिन्होंने ग्रेड 12 तक की है, या ग्रेजुएशन की है, उनके लिए जी। पढ़ने लिखने की कोई एज नहीं होती। आपने अगर वहाँ से कोई MBA मास्टर्स वगैरह कर भी लिया, आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं, आप तब भी किसी ना किसी तरफ जो है वो जाकर अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तफसील में बताती हूँ अब आपको। स्टूडेंट वीज़ा का सबसे पहले मैं जो है ना वो एक फाउंडेशन से शुरू करूँगी। अगर आपका बच्चा O लेवल है और वो A लेवल कर लेता है और उसने O और A लेवल में बहुत अच्छे ग्रेड्स लिए हैं, ये सबसे पहली चीज़ है अपने बच्चों से कि बहुत अच्छे ग्रेड्स लें, बहुत अच्छे ग्रेड लिए हैं, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ कि आप फ्री में कनाडा में एजुकेशन किस तरह से ले सकते हैं, क्योंकि आम तौर पे ये सबसे बड़ा जो हर्डल पेरेंट्स के लिए बनता है ना वो होता है मनी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो स्कॉलरशिप का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद आपके बच्चे ने A लेवल करके उसने बहुत अच्छे ग्रेड्स ले लिए, सैट करना है और सैट में कोशिश करनी है कि 1400 प्लस जो है वो सिक्योर करे आपका बच्चा। जो स्कोरिंग होती है 1400 से 1500 के बीच में वो करे। उसके बाद जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, कनाडा की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ एडमिंटन हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ ओंटारियो, या फिर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना फेमस जो भी कोर्सेज़ हैं उसमें ईमेल करें। और यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। आपका बच्चा ईमेल करेगा, अपने स्कोर भेजेगा, अपना सेट का स्कोर भेजेगा, वो राइट अवे यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ रिस्पॉन्स करती हैं। अब इसमें जो स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप आपके बच्चे के फ़र्ज़ करें बहुत अच्छे स्कोर आए हैं, ठीक है, सैट में भी और A लेवल और O लेवल में भी अच्छे हैं, लेकिन इतने अच्छे नहीं हैं कि उसको 100% स्कॉलरशिप मिले। तो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे ये भी करती हैं कि वो 50% स्कॉलरशिप भी दे सकती हैं, कि आधी फ़ीस छोड़ दें, 80% भी दे सकती हैं। या अगर कोई बहुत ही आउट क्लास स्टूडेंट है 100% स्कॉलरशिप भी देती हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए तो बाज़-औक़ात वो उनकी अकोमोडेशन, खाने पीने का, वो जो सारी चीज़ें हैं, बाकी ऊपर के अखराजात भी पे करने के लिए विलिंग हो जाते हैं, क्योंकि कनाडा को क्रीम चाहिए, मतलब बहुत अच्छे स्कोर चाहिए और वो सब कुछ कनाडा को चाहिए, ठीक है। तो अब ये हो गया, ये तो एक तरीका हो गया जी स्कॉलरशिप वाला। अब स्कॉलरशिप नहीं भी है, फ़र्ज़ करें बहुत अच्छे स्कोर नहीं है, सैट में अच्छे स्कोर नहीं आए, उसमें भी परेशान होने की बात नहीं है। उसमें यह कि इंटरनेशनल जो फ़ीस है स्टूडेंट की वो पे करनी पड़ेगी, सेमेस्टर फ़ीस, और वो सेमेस्टर फ़ीस पे करके आपका बच्चा स्टिल यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे पढ़ सकता है। आम तौर पे इंटरनेशनल स्टूडेंट की फ़ीस कैनेडियन सिटीज़न से ज़्यादा होती है, लेकिन ये आपके कोर्स, यूनिवर्सिटी, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब ये कि आपका बच्चा यहाँ पे आ गया, उसने जॉब की तरफ अभी मैं नहीं आऊँगी, जॉब एक अलग टॉपिक है। अभी मैं ये बात कर रही हूँ कि आपका बच्चा आया, उसने यहाँ पे 4 साल लगाए, 4 साल लगा के वो ग्रेजुएट हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ज़बरदस्त फ्यूचर बन गया, क्योंकि एक दफ़ा ग्रेजुएट हो गया, बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज़ में जो है वो जॉब्स के मौके मिल जाते हैं, ऑफिस, प्रॉपर ऑफिस जॉब्स के, यानी और जॉब्स की ज़िंदगी से बच्चा जो है वो निकल आता है बाय दैट टाइम, और फ़ौरन ही वो जो है वो ओपन वर्क परमिट भी अप्लाई कर सकता है। आप ग्रेजुएट हो तो आप ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा राउट आया कि आपके बच्चे ने वहाँ पे FSC वगैरह की हुई है, A लेवल्स किया ही नहीं है पाकिस्तान से, फिर वहाँ पे रुक के ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। अब ग्रेजुएशन में बहुत कुछ हो सकता है। ग्रेजुएशन जो चलती है, ग्रेजुएशन इन फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर, आर्किटेक्चर, BBA, BSc, कुछ भी आपके बच्चे ने किया हुआ है, इवन लॉ किया हुआ है आपके बच्चे ने, ACCA किया हुआ है, तो फिर भी जो है वो यहाँ का फ़र्ज़ करें ग्रेजुएशन लेवल पे जो भी किया है, 1 साल का, फ़र्ज़ करें किसी ने लॉ किया है, वो 1 साल की कोई किसी भी उसमें इनरोल हो जाए, 1 साल के किसी प्रोग्राम में यहाँ पे यूनिवर्सिटी के साथ, अगेन वहाँ पे ग्रेजुएशन के भी आपको सारे स्कोर वगैरह सब कुछ भेजने पड़ेंगे यहाँ पे यूनिवर्सिटी को। और साथ में अब इसमें ग्रेजुएशन अगर आपने वहाँ पे की हुई है ना, तो आपको सैट नहीं करना, उस सिचुएशन में आपको आइल्ट्स करना है, और आइल्ट्स में आपको 7 बैंड स्कोर चाहिए, ठीक है। 7 बैंड स्कोर वो किया आपने अपने ग्रेजुएशन के सारे जो भी हैं, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया, आप अपने सारे स्कोर वगैरह आइल्ट्स सब कुछ लगा के यूनिवर्सिटी को ईमेल करें कि मैंने यहाँ पे ये किया है, और वो जो है वो आपको
पूरा आगे थ्रू आउट गाइड कर देंगे। आपको इवन शायद किसी कंसल्टेंट की भी ज़रूरत ना पड़े, आप अपना वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप पेपर वर्क में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आमतौर पे पेपर वर्क बहुत रिक्वायर्ड होता है। लेकिन अगर नहीं तो जो भी रेप्यूटेड अच्छे रेप्यूटेशन वाले कंसल्टेंट्स हैं तो आप किसी कंसल्टेंट से भी पेपर वर्क वगैरह करवा सकते हैं अच्छे तरीके से। ये ग्रेजुएशन के बाद आने का तरीका है। अब जो ग्रेजुएशन के बाद आने का तरीका है उसमें कोई कैद नहीं है। अब ग्रेजुएशन आपने कल की है या ग्रेजुएशन आपने 5 साल पहले की है, ठीक है, तो आप वहाँ पे कोई जॉब कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेज पे जो है 1 ईयर का मास्टर्स या 2 इयर्स का मास्टर यहाँ पे रजिस्टर करके, या इवन अगर आप वही मैंने बताया कि लॉ में हैं आप उधर चले जाएं, आपने ACCA किया, आप यहाँ पे आके यहाँ का डेजिग्नेशन ले लें, CPA कर लें, आपको बहुत सारे क्रेडिट्स मिलेंगे। तो वो जो CPA की एक नॉर्मल ड्यूरेशन होती है वो काफ़ी कम रह जाएगी, ठीक है। इवन अगर मास्टर्स भी वहाँ से कर चुके हैं, MBA वगैरह कुछ किया हुआ है, जॉब कर रहे हैं डे एंड नाइट, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसके बाद भी अपग्रेड के लिए यहाँ पे 1 साल का कोई और मास्टर्स पकड़ लें, कुछ भी कर लें, तो आप ये कि आप इस लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ में लैंड कर जाएंगे। स्टूडेंट वीज़ा एक इंतहाई आसान राउट होता है, और ख़ासकर अगर आपके साथ स्पाउस है, आपकी वाइफ है, या आपके साथ आपके हस्बैंड है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा एज मिलता है कि आप ला सकते हैं फैमिली को। आपकी जो फैमिली है, आपकी वाइफ जो है, उसको ओपन वर्क परमिट यहाँ पे मिल जाएगा। देखें जी, ये मल्टी कल्चर की एग्जांपल, यहाँ की जो गुलेरियाँ भी हैं ना, वो भी हर रेस और हर कलर की हैं, और आपस में देखें किस तरीके से मर्ज हो के एक दूसरे के साथ मिंगल कर रही हैं और किस तरीके से एक दूसरे के साथ खेल रही हैं। कोई इनमें डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे कितना एंजॉय कर रही हैं। अच्छा जी, तो आपका स्पाउस आ सकता है, ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकता है और वो काम कर सकता है अगर आप एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो पार्ट टाइम जॉब कर सकता है। और पार्ट टाइम जॉब पे भी मैं आपको बात बताऊं, स्टूडेंट काफ़ी पैसे यहाँ पे बना लेते हैं। स्टूडेंट इतने पैसे पार्ट टाइम पे यहाँ पे बना लेते हैं कि आराम से जो है वो विद इन फ्यू मंथ्स यहाँ पे एक गाड़ी भी ले सकते हैं, कोई अपना लैपटॉप ले लिया, कोई मतलब अच्छे अच्छे आईफोन ले लिए। मैं स्टूडेंट्स को ये सब कुछ यहाँ पे लेते देखती हूँ। पार्ट टाइम आपको कोई और जॉब भी मिल जाती है, उससे इतने पैसे निकल आते हैं कि बाज़ों का तो ये होता है कि स्टूडेंट अपनी अगले सेमेस्टर की फ़ीस यहाँ से खुद निकाल लेते हैं कि अगर उनको स्कॉलरशिप नहीं मिला तो यहाँ पे और जॉब्स में भी, मतलब जैसे हम बाकी कंट्रीज़ की बात करें, बैक होम कंट्रीज़ की, स्टूडेंट पढ़ के बेचारे ग्रेजुएट होके भी निकलते हैं तो उनको जॉब मिलना मुहाल हुई होती है। तो कनाडा में ऐसा नहीं है। कनाडा में इवन आपको और जॉब भी इतने पैसे दे सकती है कि आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अपना डे एंड नाइट गुजार सकते हैं। अब जो जिन लोगों की मैंने बात की है ना कि जो ग्रेजुएट कर चुके हैं, तो वो ग्रेजुएट करके ही, जिन्होंने FA या FSC की है, वो ग्रेजुएट करके ही उनको वेट करना है, उसके बाद ही आ सकते हैं। नहीं जी, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। आपने ठीक है FA या FSC करके आप राइट अवे नहीं आ सकते, A लेवल करके आ सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट में है ना तो आपने से 4 में से 2 साल कर लिए हैं। आप 2 साल की स्टेज पे आप कुछ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेती हैं। आप उनको अपने 2 साल के स्कोर्स और वो सारी जो चीज़ें हैं ना ईमेल करें, सब कुछ भेजें, तो हो सकता है कि वो आपको 2 साल के बीच में बुला लें कि ठीक है जी आप आके बाकी अपना ग्रेजुएट यहाँ पे कर लो। उससे आपको क्या फ़ायदा हो जाएगा, चले आपकी 2 साल की फ़ीस बच जाएगी, 4 की बजाय आपको 2 साल की फ़ीस देनी पड़ेगी। ये चीज़ है। अब आप आने के लिए, लैंड करने के लिए यहाँ पे रेडी हैं। उसके लिए मैं थोड़ा सा इस वक्त आपको बताऊंगी कि आप यहाँ पे अपने जो विंटर क्लोथ्स वगैरह आप लेके आएँ, जो जैकेट्स और स्नो शूज़ और इस तरह की चीज़ें हैं, या बर्तन उन पे बहुत ज़्यादा वहाँ से पैसे ना लगाएं। बर्तन सारे यहाँ पे आपको डॉलरामा से मिल जाते हैं, बहुत सस्ते स्टूडेंट हैं, 1-2 प्लेटें 2 चमचे कांटे ही तो चाहिए ना। और जैकेट भी एक लाइट सी जैकेट आप लेके आ जाएं। बाकी ये है कि प्रॉपर यहाँ के मौसम के हिसाब से आप यहीं से शॉपिंग करें, यहीं से जैकेट लें, यहीं से स्नो शूज़ लें और यहीं से आके जो है वो आप अपना पूरा सेटअप बनाएं। और अब जी मैं बात करूंगी कि 2023 में आए, 2024 में आए, 2025 में आए, कभी कनाडा ना आए, क्या करें। मैंने ज़िंदगी से एक ही बात सीखी है, नेवर लेट यू आर। मैं प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स में भी बाज़ोकात सिर्फ पौना घंटा रह जाता था और उस वक्त पहुंचती थी, अपने आप को 10 दफ़ा यही बताती थी आई एम नॉट लेट, और मैं कामयाब हुई हूँ। मैं पास कर जाती थी एग्ज़ाम अपने आप को 20 दफ़ा ये बात बता के। तो आप ज़िंदगी में इट्स नेवर टू लेट, ये याद रखें। और जो ये इधर उधर नेगेटिविटी, ये बातें
कि इज़ दिस द राइट टाइम टू कम टू कनाडा, तो लाइक थिंक ट्वाइस बिफोर कमिंग। ये सब कुछ मैं आपको ये बता दूं कि उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें, कुछ ऐसा नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं। हार्ड वर्किंग और जो स्किल्ड इंसान है, जिसमें कमिटमेंट है, जो अपना फ्यूचर देखना है, कुछ देखना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है, उसके लिए तो अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे कनाडा क्या पूरी दुनिया में खुले हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंट नहीं हूँ, कोई लॉयर नहीं हूँ, कोई लीगल एडवाइज़र नहीं हूँ, फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, किसी गवर्नमेंट बॉडी से मेरा ताल्लुक़ नहीं है। कनाडा में रहने वाली आम सी कैनेडियन इमिग्रेंट सिटीज़न हूँ। अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें आपसे शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चलो कनाडा को सब्सक्राइब कर दें, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लें और कोई छोटा मोटा कमेंट भी कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।